कैसे हैं आप लोग। जैसा कि कुछ बच्चों के बीएड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में और कुछ के बाकी हैं। तो प्रैक्टिकल की फिर बात करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम के बाद बीएड के प्रैक्टिकल होते हैं और प्रैक्टिकल में वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह से आप अपने वाइवा की तैयारी कर सकते हैं ताकि आप वहाँ पर एग्ज़ामिनर के सामने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सकें। तो इसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं बात करती हूँ बीएड फर्स्ट ईयर की। तो सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि आपको अपना जो भी आपके कोर कोर्सेज हैं और पेडागॉजी कोर्स हैं, जो बीएड का जो कोर्स है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहले हम कुछ कंपलसरी कोर्स पढ़ते हैं जो कि सब बच्चों के एक जैसे होते हैं, जो मैंने पहले अपनी वीडियो डाल रखी है सेशनल वर्क की, उसमें भी बता रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चे को बीएड की फुल फॉर्म आनी चाहिए। कुछ बच्चों को बीएड की फुल फॉर्म ही नहीं पता होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसके बाद बात करते हैं हम कोर कोर्स। जितने भी आपके 4 कोर कोर्स हैं, आपको उनकी पूरा उनका कोड पता होना चाहिए, उनके नाम पता होना चाहिए। वैसे तो देखा जाए, जिस भी कॉलेज में आप, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंडर में आप जिस कॉलेज को के साथ अपना बीएड कोर्स पूरा कर रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट कौन टीचर पढ़ा रहा है, आपको उन टीचर्स के नाम भी अच्छे से पता होने चाहिए। कई बार हमें पूरा नाम हम पता नहीं होता है और कई बार हम हाँ होपलेस हो जाते हैं। तो ये आपको माइंड में रखना है, वहाँ घबराना नहीं है और सब अच्छे से आंसर देना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही एग्जामिनर आपका देखता है। तो इस तरह से ये 4 कोर कोर्सेज है। मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बात कर रही हूँ, जिसमें ये 101, 102, 103 एंड 104 और ये इनके नाम हैं, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। 2 आपके पेडागॉजी कोर्स होते हैं जो कि आपके स्कूल सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो ये PC1 और PC2 जो भी आपके पास है, मान लीजिए एसएसटी या हिंदी है, या आपका इंग्लिश और एसएसटी है, या फिजिकल साइंस मैथ्स है, या फिजिकल साइंस बायोलॉजी है, इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम ये असाइनमेंट की बात करें, तो जैसे कंटेम्प्रेरी इंडिया का असाइनमेंट है, तो इसमें जनरली क्या है, आपसे जितनी भी स्कीम्स हैं आपको पता होनी चाहिए। जैसे एमडीएम स्कीम जो है, इसे हम क्या कहते हैं, मिड डे मील योजना कहते हैं, बट प्रधानमंत्री पोषण स्कीम इसका ये नया काम है, जब से नया नाम है, सॉरी, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री पोषण स्कीम या प्रधानमंत्री पोषण योजना रख दिया है। ऐसे ही कस्तूरबा बालिका योजना है, या कस्तूरबा, हाँ ये मैंने 2 बार लिख दिया, सॉरी, बालिका योजना। देन सर्व शिक्षा अभियान है। अब आपको कुछ फिलोसफर्स के नाम याद होने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के नाम याद करने चाहिए। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है डिफरेंट फील्ड्स में, मान लो एजुकेशन के फील्ड में पूछे या चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर पूछे, तो ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं और जीन पियाजे चाइल्ड वाले हैं। देन टीचिंग एड्स की अगर हम बात करें, तो कौन सी एड सबसे बेस्ट होती है, ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल क्यों होती है, क्योंकि इसमें बच्चा देखता भी है और सुनता भी है, और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे की अगर एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स यूज़ होते हैं तो वहाँ पर लर्निंग जो है वो परमानेंट होती है, इसलिए ऑडियो विजुअल एड सबसे बेस्ट एड होती है। अब आता है आपका माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग और सिमुलेटेड टीचिंग। ये 3 तरह की टीचिंग आपकी होती हैं। ये कहाँ पर हुई आपकी और कितने दिन की हुई, ये आपको पता होना चाहिए। तो वैसे आपकी जानकारी के लिए, माइक्रो एंड सिमुलेटेड टीचिंग कॉलेज में ही होती है और प्रत्येक 1-1 सप्ताह की होती है, यानी 1 वीक की माइक्रो टीचिंग होती है और 1 वीक की सिमुलेटेड टीचिंग। लेकिन जो मैक्रो टीचिंग है, जो कि जो भी स्कूल कनेक्टेड कॉलेज लेता है उसमें होती है, और ये 2 वीक्स की प्रैक्टिस होती है। तो ये तीनों आपको क्लियर होनी चाहिए। और मैक्रो टीचिंग आपकी कब स्टार्ट हुई, उसकी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट आपको पता होनी चाहिए, कौन से महीने में शुरू हुई। ऐसे ही माइक्रो और सिमुलेटेड का भी आपको पता होना चाहिए। माइक्रो टीचिंग क्या होती है और सिमुलेटेड क्या होती है, इसकी अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। इसके बाद केस स्टडी क्या है, जैसे आप साइकोलॉजी में असाइनमेंट बनाते हैं तो वहाँ पर केस स्टडी पर असाइनमेंट कुछ टीचर्स बनवाते हैं, तो वहाँ आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आ सकता है। अब करते हैं सेशनल फाइल्स की बात। तो सेशनल फाइल्स जैसे EPC1 में हिंदी लैंग्वेज फाइल आती है और इंग्लिश लैंग्वेज की फाइल आती है। तो यहाँ पर हिंदी ग्रामर की फाइल बनाता है और इंग्लिश ग्रामर की। अब अगर इस पर एक क्वेश्चन हो कि भाई क्या ज़रूरत है, बच्चा अगर हिंदी मीडियम का है तो इसे इंग्लिश मीडियम की फ़ाइल बनाने की क्या ज़रूरत है,
तो ये लैंग्वेज की जो ग्रामर की फाइल है वो दोनों ही प्रकार के बच्चों को बनानी जरूरी है, क्योंकि ये एक जर्नल है। हमारा जो टीचर जो है वो हमेशा क्या है, उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। और ये दोनों फाइल बनाने का उद्देश्य यही है कि जो पढ़ना, हिंदी पढ़े या इंग्लिश पढ़े, टीचर उसे अच्छे से पढ़ सके, समझ सके, उसकी कोई भी व्याकरण संबंधी त्रुटि ना हो, उसको ये क्लियर करने के लिए ही ये ईपीसी की फाइल बनाई जाती है, ताकि आप जितना टीचर अच्छा कम्युनिकेट करेगा उतना ही अच्छा वो बच्चे को समझा पाएगा। तो ये दोनों फाइल ग्रामर से रिलेटेड है। देन इसके बाद है ईपीसी 2, जिसमें आर्ट एंड एस्थेटिक की फाइल आती है। तो आर्ट एंड एस्थेटिक कि जो भी करिकुलम है, हमारा जो करिकुलम बना हुआ है वो ये नहीं कहता है कि एक केवल पढ़ाना ही है, वहाँ पर वो उसकी आस्थेटिक वैल्यू को भी बच्चे को सिखाता है। उसके जो है हैंड स्किल्स को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें बनाई जाती हैं, ताकि बच्चा जो है उन चीज़ों को भी सीख सके। देन ईपीसी 3 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ये फाइल होती है। और इसमें क्या है कि रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए टीचर की, और इसके अलावा किसी भी टेक्स्ट को समराइज करने के लिए, उस पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए बच्चे से ये फाइलें बनवाई जाती हैं, ताकि जो एक स्टूडेंट टीचर है वो लाइब्रेरी में बैठ के रेगुलरली रिव्यू करे, उनको पढ़े और अपने अंदर एक स्टडी हैबिट को डेवलप करे, रीडिंग को डेवलप करे, राइटिंग को डेवलप करे, समराइजेशन स्किल उसका डेवलप हो। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि फुल फॉर्म ऑफ ईपीसी क्या है। तो ईपीसी की फुल फॉर्म क्या है? एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। ये आपको याद होना चाहिए। टीचिंग एड ब्लैक बोर्ड के किस तरफ लगानी चाहिए? तो हमेशा टीचिंग एड ब्लैक बोर्ड के लेफ्ट साइड लगानी चाहिए। इसके बाद टीचिंग स्किल्स कितने हैं? वैसे तो जनरली 13 से 14 स्किल्स होते हैं, बट केवल 5 स्किल्स का जो है आपका माइक्रो लेसन प्लान बनता है। तो जो भी स्किल्स आपके माइक्रो लेसन प्लान में बनाए गए हैं उन सब स्किल्स का आपको जानकारी होनी चाहिए, और वही स्किल को आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। इसकी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं डिटेल में, तो मैंने कुछ स्किल्स की वीडियो अपनी डाल रखी है, आप वहाँ जाके उनकी डिटेलिंग देख सकते हैं। इसके बाद है कि कक्षा में प्रवेश करने के बाद टीचर कौन सा पहला काम करता है? जनरली हम कहते हैं कि क्वेश्चन पूछता है, ये करता है, बट हमेशा कक्षा में जाने के बाद टीचर सबसे पहले ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करता है। इसके अलावा एग्जामिनर जो है वो आपके प्रैक्टिकल की सेशनल वर्क फाइल से या थ्योरी से कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है। ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि आपको इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब बात करते हैं हम बीएड सेकेंड ईयर की। जैसा इनकी तो डेट आ भी चुकी है, तो बीएड सेकेंड ईयर में जनरली इंटर्नशिप पर बहुत सारे क्वेश्चन टीचर पूछता है, एग्जामिनर पूछता है कि आपने इंटर्नशिप कहाँ से की, उस स्कूल का नाम आपको पता होना चाहिए, प्रिंसिपल का नाम पता होना चाहिए, और उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो स्कूल कहाँ पर है। ड्यूरेशन, आपकी इंटर्नशिप की समय अवधि कितनी है? तो 16 वीक्स का होता है इंटर्नशिप। और इसकी स्टार्टिंग डेट, कब से आपकी स्टार्ट हुई और कब से आपकी एंड हुई, ये आपको पता होना चाहिए। टीचर्स डायरी आप कैसे फिल करते हैं, वो आपको कौन सी क्लास पढ़ाने को मिली थी, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से उसमें याद होनी चाहिए या आपको याद रखनी चाहिए, तभी आप कॉन्फिडेंटली जवाब देंगे। एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान। एक्शन रिसर्च जनरली क्या होती है कि किसी भी स्कूल से संबंधित समस्या, इसमें जो रिसर्चर है वो शिक्षक हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, ठीक है, ताकि वो उस समस्या का समाधान करके शिक्षण को अच्छा बना सके, वो एक्शन रिसर्च है। जहाँ पर कि शिक्षक, प्राचार्य या कोई भी ऑब्जर्वर करे, जबकि जो एक फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च जो होती है वो विद्यालय की या विद्यालय से बाहर का कोई भी व्यक्ति रिसर्चर उसमें हो सकता है। वहाँ पर नए तथ्यों की, सिद्धांतों की खोज की जाती है। इसके बाद ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, जिसमें वर्कशॉप ड्यूरेशन आपको याद होनी चाहिए। 15 दिन की वर्कशॉप होती है और उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद करते हैं स्काउटिंग एंड गाइडिंग का कैंप होता है एक सेकेंड ईयर में। तो ये कैंप के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। 5 दिन का कैंप होता है ये। कौन से मंथ में, आप किस डेट से आपका स्टार्ट हुआ, कब तक हुआ, ये आपको पता होना चाहिए।
इसके अलावा आपने कैंप में क्या सीखा, किस तरह की गांठें सीखी, जो प्रतिज्ञा है आपकी वो आपको याद होनी चाहिए। कई बार एग्जामिनर उसे पूछ लेता है। किसने करवाया ये कैंप, कौन कैंप का ऑर्गेनाइजर था, कौन आया आपका कैंप करवाने, ये आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद EPC 6 जो कि वर्किंग विद कम्युनिटी है। तो वर्किंग विद कम्युनिटी जिसमें कि आप कम्युनिटी के लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए, उसके जो समस्याएं हैं उनके सॉल्यूशन के लिए काम करते हैं। तो इसमें कौन कौन से आपने एक्टिविटीज़ की हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए। तो देखा जाए तो सेकेंड ईयर में ये एक्सटर्नल फाइल 3 है EPC की, EPC 4, 5 और 6, और EPC 1, 2 और 3 ये आपकी बीएड फर्स्ट ईयर में है। यही आपकी एक्सटर्नल फाइल हैं 3 वहाँ पर, और ऐसे ही 3 यहाँ पर हैं। बाद बाकी यहाँ पर आपका इंटर्नशिप का काम है। इसके अलावा एग्जामिनर कहीं से भी थ्योरी में से या प्रैक्टिकल वर्क में से कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको आपका वाइवा प्रिपेयर करने में हेल्प करेगी, और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।